और अन्य श्रमण महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की जूम मीटिंग में सम्मिलित हुए सभी श्रमण भाइयों और बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संतों को वंदामि। मैं श्रमण यसार बौद्ध, स्पोक, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। संघ ने आज मुझे संघ की बात रखने का आदेश दिया है। हमारा संघ, श्रमण संघ, जो न केवल एक संघ है या विचारधारा है, बल्कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहां श्रमणों के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग को बराबरी का दर्जा और सम्मान मिले। सभी समृद्ध और खुशहाल रहें, आपस में कोई वैमनस्यता न हो, सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहें, एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करें। श्रमण संघ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समानता मानव सभ्यता की नींव है और श्रमण संघ की मुख्य बात समानता के आसपास ही घूमती है। इसके बिना कोई भी समाज सच्चे अर्थों में समृद्ध और खुशहाल और शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। श्रमण संघ एक ऐसा संघ है जो समाज में असमानताओं को मिटाने, भेदभाव को खत्म करने और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के लिए काम करता है। यह केवल आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक समानता की बात नहीं करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि श्रमणों के मध्य मानवता के लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। श्रमण संघ एक ऐसी अवधारणा है जो समानता, एकता और सामूहिक प्रयास पर आधारित। ये हम लोग, वी द पीपुल की भावना को दर्शाता है, जिसमें हम सब एक हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। श्रमण संघ लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। श्रमण संघ केवल श्रमणों तक सीमित है, यानी कि श्रमण संघ में केवल श्रमण ही आ सकते हैं। गैर श्रमण अर्थात बमणों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, जैसा कि श्रमण संघ का पहला गोल्डन नियम भी है, केवल श्रमण। श्रमण का मतलब आज के SC, ST, OBC और धर्मांतरित अल्पसंख्यक लोग। श्रमण संघ में सदस्यता स्वतः उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो श्रमण है। जब कोई बच्चा श्रमण परिवार में पैदा होता है तो पैदा होते ही वो श्रमण संघ का सदस्य बन जाता है। हमारे श्रमण महापुरुषों तथा तथागत सम्यक संबुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, टीवी स्वामी रामानायकर, ज्योतिबा फुले, मूलचंद बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर काशीराम साहब आदि ने हमेशा वंचित समुदायों या श्रमणों के अधिकारों के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी। इन सभी ने हमें बताया कि समानता के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। श्रमण संघ इन सभी के विचारों को एकजुट करता है और भविष्य के लिए एक नई दिशा देता है। कि आज हम वास्तव में श्रमण संघ की भावना के अनुरूप समानता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें कई तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग भूखे सोते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक धन के मालिक होते हैं। कुछ समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं से वंचित रखा जाता है, जबकि अन्य समुदायों के पास ये सारी सुविधाएं बड़ी आसानी से उपलब्ध। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग, जिन्हें हम श्रमण कहते हैं, के साथ अभी भी भेदभाव होता है। ये सारी समस्याएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि श्रमण संघ की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा आज है। हमें संघ में रहना ही होगा। श्रमण संघ ने हमें हमारी वास्तविक पहचान बताई। हम सब श्रमण हैं। अभी तक हमारी पहचान जातियों से थी, जो असमानता का प्रतीक है, जिससे हमारे अंदर हीन भावना आती है। लेकिन अब हम
सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम सब समण हैं। समण की पहचान बताने के लिए समण संघ ने मैं समण हूँ 1000 दिन का कैंपेन चलाया हुआ है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। जिस दिन समण संघ की पहचान जान जाएगा, जिस दिन हर समण अपनी पहचान जान जाएगा, उस दिन हम सभी एक साथ जुड़ जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। और इसी कड़ी में समण संघ ने नगों की राजधानी नागपुर में आयोजित होने वाले देश के सबसे विशाल समण मेला में अपनी सहभागिता बड़े पैमाने पर दे रहा है। आज ही के दिन महासमण बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध दर्शन को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। इस दिन को भारतीय बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। देश विदेश से 8-10 लाख समण भाई बहनें सम्मिलित होते हैं और इस पर्व को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्वार मास की 10वीं के दिन को ही धर्म परिवर्तन के लिए चुना था, क्योंकि इसी दिन महान समण चक्रवर्ती सम्राट अशोक तथागत सम्यक संबुद्ध की शरण में गए थे। ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब ने धम्म विजयदशमी को यादगार बनाने के लिए इस दिन को चुना था। इस संयोग था कि इस दिन 14 अक्टूबर था, इसीलिए बाबा साहब के कुछ अनुयायी लोग 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दिवस मनाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अचानक ही बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सर्वप्रथम 13 अक्टूबर 1935 को केवला में, जो महाराष्ट्र में है, धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, परंतु हिंदू बने रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। बाबा साहब की घोषणा के बाद अनेक धर्मों के लोगों ने बाबा साहब से संपर्क किया। इसमें सिख पंथ के लोग थे, आगा खां एवं निजाम खां जैसे मुस्लिम तथा ईसाई धर्म के लोग भी थे। निजाम हैदराबाद ने तो बाबा साहब को एक पत्र लिख करके धन संपत्ति का प्रलोभन भी दिया। ईसाई समुदाय के लोग भी कुछ ऐसे ही आश्वासन दिए, लेकिन बाबा साहब का स्पष्ट मानना था कि इस्लाम और ईसाई विदेशी धर्म है, इससे हमारे लोगों का भला नहीं होने वाला है। परंतु दूसरी तरफ सिख पंथ, जो पूर्णतया भारतीय था, के बारे में कुछ सोचा और उन्होंने इसका गहनता से अध्ययन भी किया। इसे जानने के लिए अप्रैल 1936 में अमृतसर के गुरुद्वारे की सभा में गए और ये खबर बहुत तेजी से फैली कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिख धर्म को स्वीकार करने जा रहे हैं। तब हिंदू महासभा के एक बड़े नेता डॉक्टर मुंजे ने बाबा साहब से कहा कि आपके सिख पंथ स्वीकार करने के निर्णय से हिंदू समाज का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। इसके बाद हिंदू महासभा के वरिष्ठ जयकर, सेठ जुगल किशोर बिड़ला, शंकराचार्य आदि जैसे लोगों का भी समर्थन में आ गए, क्योंकि ये लोग समझते थे कि इससे हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है। यानी सिख पंथ को अगर बाबा साहब स्वीकार करते हैं, सिख हो जाते हैं, तो हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब ने निर्णय लिया, सिख पंथ में भी लोग जात भेद से पीड़ित थे, इसलिए बाबा साहब ने सिख बनने के विचार को छोड़ दिया तथा बौद्ध दर्शन की ओर ध्यान दिया। विश्वविख्यात बौद्ध भिक्षु और विद्वानों से चर्चा की। 1944 में नेशनलिस्ट एसोसिएशन मद्रास के एक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के विषय पर भाषण भी दिया। 1950 में सार्वजनिक रूप से बुद्ध जयंती मनाई। 1950 में ही महाबौद्ध सोसाइटी के मुखपत्र में बौद्ध धर्म के बारे में विचार व्यक्त किए। अंततः 5 मई 1950 को जनता समाचार पत्र में बौद्ध धर्म की ओर अपने झुकाव को अधिकृत रूप से स्वीकार घोषित किया। मई 1950 में ही श्रीलंका में आयोजित बौद्ध धम्म परिषद में सम्मिलित हुए और अस्पृश्यों को बौद्ध मत ग्रहण करने के लिए आह्वान किया। जुलाई 1950 में वर्ली, जो महाराष्ट्र में है, एक बुद्ध विहार के उद्घाटन के समय बाबा साहब ने अपना शेष जीवन भगवान बुद्ध की सेवा में समर्पित करने की घोषणा की। 1954 में विश्व बौद्ध परिषद
के तृतीय अधिवेशन में जो रंगून में हुआ था वहां भी गए। 1955 में इन्होंने मुंबई के भारतीय बौद्ध जनसभा की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदल करके भारतीय बौद्ध महासभा हो गया। मार्च 1956 में बुद्धा एंड धम्मा प्रकाशित हुआ। मई 56 में BBC लंदन के बौद्ध धर्म पर व्याख्यान प्रसारित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1935 से 1956 तक की यात्रा बहुत ही प्रबुद्ध और निर्णायक यात्रा थी। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कभी जोर नहीं डाला। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपसे बौद्ध धर्म में आने का आग्रह तो अवश्य करता हूँ, पर इससे आपस में फूट नहीं पड़नी चाहिए। आज हम उस पावन धरती पर श्रवण मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थन के स्पोक्स और अन्य लोग पहुंच रहे हैं। सभी के टिकट बुक हो चुके हैं, साथ ही अपने स्वयं का खर्चा भी जमा करा रहे हैं। समर्थन के लोग चिंचोली बुद्ध विहार में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर को इकट्ठा हो रहे हैं। 30 सितंबर को घूमने की व्यवस्था की गई है। जो साथी घूमना चाहते हैं वे लोग 30 सितंबर को चिंचोली बुद्ध विहार नागपुर में पहुंचेंगे। 1 अक्टूबर को चिंचोली बुद्ध विहार में समर संघ की संगीत का आयोजन किया गया है, जहां पर खाने पीने रुकने की व्यवस्थाएं हैं। कोशिश है कि किसी समर भाई बहन को कोई परेशानी ना हो। रात विश्राम के बाद 2 अक्टूबर को समर दीक्षा भूमि में सभी को सम्मिलित होना है। 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में 1 लाख समर ग्रंथों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही समर टी शर्ट भी वितरित की जाएगी। इससे सभी समर भाइयों तक अपना पुरातन समर संघ पहुंच सके। समर संघ का उद्देश्य कि इसका जुड़ो और जोड़ो का कंसेप्ट सभी तक पहुंचे। जब हजारों की संख्या में एक रंग यानी पीले रंग की टी शर्ट पहन करके समर संघ के स्पोक्स जब समर मेले में पहुंचेंगे तो यह नजारा देखने लायक हो। समर संघ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि समर संघ केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक क्रांति है, एक आंदोलन है। ये हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई समुदाय पीछे रह जाता है, पूरा समाज पीछे हो जाता है। जैसे कि एक स्वस्थ शरीर के लिए उसके सभी अंगों का स्वस्थ होना जरूरी है, वैसे ही समाज के सभी वर्गों का विकास भी जरूरी है। और ये सब समर संघ से ही संभव हो सकता है। समर संघ आगे बढ़ करके अपने कंसेप्ट के अनुसार सभी समरों को एकजुट होने, इकट्ठा होने के कार्य में सफल हो सके, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति समानता के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने छात्रों को समानता के मूल्यों के बारे में सिखा सकते हैं। अगर आप एक नेता हैं तो आप नीतियों में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप अपने व्यवहार में, अपने घर में, अपने समुदाय में, अपने आस पड़ोस में समानता का व्यवहार दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? इस पर विचार करके हमें आगे बढ़ना होगा। हमें अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। इस विषय में एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो एक दिन नदी किनारे जाता है और वहां से पत्थर उठाकर नदी साफ करता था। ये काम वो प्रतिदिन करता था ताकि लोग आसानी से नदी को पार कर सके। लोगों ने पूछा, आप इस काम को अकेले क्यों कर रहे हैं? ये तो काम सरकार का काम है। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बस अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। अगर हम सभी अपने हिस्से का काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। समर संघ भी कुछ ऐसा ही। हम सभी को अपने हिस्से का काम 100% करना होगा, अपना 100% योगदान देना होगा, तभी हम सफल होंगे। समर संघ धरना प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, जुलूस, मोर्चा आदि पर विश्वास नहीं करता है और ना ही कभी सीधे तौर पर उसमें शामिल होता है। संघ की अवधारणा है
कि जब हम सभी एक साथ एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो हमारे सभी काम अपने आप होंगे। धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समर संघ के काम में तेजी लाने के लिए आवश्यकता के अनुरूप छोटे बड़े नियम भी बनाए जाते हैं। इनमें से 10 गोल्डन नियम प्रमुख हैं। ये समर संघ का आधार है, ये इसकी प्रेम्बल है। समर संघ जुड़ने और जोड़ने का अपना कार्य 2 तरीके से करता है, आभासी और भौतिक रूप से करता है। संघ की जूम मीटिंग प्रतिदिन 8 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होती है। ये जूम मीटिंग 5 मई 2021 से लगातार चल रही है। इसमें समर भाइयों और बहनों का परिचय होता है, संघ का कंसेप्ट, संघ के गोल्डन नियम, समर महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित कराया जाता है। इस जूम मीटिंग के अलावा प्रत्येक शुक्रवार और रविवार तथा महीने की 10, 20 और 30 तारीख को सवर्ण महिलाओं की जूम मीटिंग होती है। इसका संचालन केवल महिलाएं ही करती हैं। प्रत्येक बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों की जूम मीटिंग होती है। प्रत्येक बुधवार और रविवार को चिकित्सा संबंधी परामर्श दी जाती है। प्रत्येक राज्यवार जिलावार आवंटित समय पर जूम मीटिंग अतिरिक्त रूप से होती रहती है। इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता अनुसार संघ को मजबूत करने के उद्देश्य से कोई भी साथी जूम मीटिंग आयोजित कर सकता है। जूम मीटिंगों के अलावा भी भौतिक मीटिंगें भी होती हैं। भौतिक मीटिंगें जिन्हें हम संगीतियां भी कहते हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की होती है। फिलहाल वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगीति दिल्ली में आयोजित की जाती है। प्रत्येक रविवार या शनिवार को साप्ताहिक सन्निपात बाहुल भी किया जाता है, जो हमारी पुरानी परंपरा है। समर संघ गोल्डन नियमों एवं अन्य छोटे छोटे नियमों के अनुसार कार्य करता है। समर संघ का प्रत्येक महीने की पहली तारीख को सदन बैठता है। इसमें समर संघ के स्पोक्स भाग लेते हैं। आवश्यकता के अनुरूप संघ के काम को सुगम बनाने के लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं। समर संघ के संगठनों की तरह एक कमरे में बैठ करके नियमों को नहीं बनाया जाता। संघ सदन में नए नियमों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। सदन में चर्चा होती है, सर्वसम्मति बनने पर प्रस्ताव पारित माना जाता है। पारित होने के बाद उस संघ का नियम बन जाता है। समर संघ में संघवाद के अनुसार कार्य होता है। व्यक्तिवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लेकिन हमारे सामने सवाल ये है कि हम समर संघ को कैसे मजबूत करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और सहयोग की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही समानता के मूल्यों के साथ बड़ा करना होगा। हमें अपने बच्चों को अन्य समर्ण बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल भी करना होगा ताकि दूर दराज के क्षेत्रों तक जानकारी पहुंच सके। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी होगी और उन्हें सम्मान देना सीखना होगा। समर संघ का सपना तब पूरा होगा जब हम सभी ये महसूस करेंगे कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है और हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी को अपने हिस्से का 100% योगदान दें। समर संघ को मजबूत करने के लिए हमें कुछ ऐसे बुनियादी काम करने होंगे जिससे जो व्यक्ति समर संघ से जुड़े वो हमेशा जुड़ा रहे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज से ही अपने आस पड़ोस की छोटी छोटी असमानताओं को खत्म करने की कोशिश करें। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो यह दिन दूर नहीं जब हम एक सशक्त और एक विशाल समर समाज देख सकेंगे। समर्थन का काम जुड़ना और जोड़ना है। इसका मतलब हम सभी को एक साथ इकट्ठा रहना है, इकट्ठा होना है। लेकिन ये इकट्ठा एक भीड़ के रूप में व्यर्थ रहेगा।
हमें विचारों से इकट्ठा होना होगा, हमें एक दूसरे के दुख दर्द में इकट्ठा होना होगा, हमें उनकी खुशियों में इकट्ठा होना होगा। विशेषकर गांव में रह रहे हमारे समर्थ भाइयों और बहनों को सरकारी उत्पीड़नों से बचाने के प्रयास करने होंगे। हमें उनको सामाजिक बुराइयां जैसे कि शराब आदि अन्य नशीली वस्तुओं को दूर करने से दूर रहने, जुआ न खेलने, चोरी न करने आदि से भी दूर रहने के लिए प्रेरित करना होगा। कुल मिलाकर उन्हें समर संघ से जोड़ने के लिए कुल मिलाकर के उन्हें समर संघ से जोड़ने के लिए हमें उनसे जुड़ना होगा। जब तक हम उनसे जुड़ेंगे नहीं, वो समर संघ से नहीं जुड़ेंगे, तभी वो हमारी बातों को विश्वास करेंगे और समर संघ से जुड़ेंगे। आप सहमत होंगे कि वर्णों का संघ हमारे सीधे साधे सरल स्वभाव के समर भाइयों और बहनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। इसीलिए 12-13 या 15% होने के बावजूद भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से सफल है। हमें निश्चित रूप से उनसे एक लंबी लकीर कुछ नहीं होगी। ये सच है कि जो काम करने या सहयोग करने की बात मैं कह रहा हूँ, वे कार्य सरकारों के हैं, लेकिन हमारे काम करने वाली सरकारें कब बनेंगी, हम कब जुड़ेंगे और कब तक जुड़ेंगे, और जब तक जुड़ेंगे तब तक बहुत देर हो सकती है। इसलिए हमें जुड़ने के काम में ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। हालांकि हम जुड़ने और जोड़ने का काम अवश्य कर रहे हैं और आंशिक रूप से हम सफल भी हो रहे हैं, हमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन इसका परिणाम मैं समझता हूँ मेढक में तराजू तोलने के समान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ साथी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सामने दिख यही रहा है। इसलिए हम जुड़ने और जोड़ने के काम को एक रणनीति बना करके करना होगा। इसी मुहिम के साथ हम लोग नागपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें ये निश्चित करना होगा कि हम अपना योगदान 100% करें। 100% करने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर के काम करना होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि हर सफलता की मास्टर की इकट्ठा होना है, एकजुट होना है, जुड़ना और जोड़ना है। इसलिए हमें हर हाल में जुड़ना है और जोड़ना है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, ऐसा मान करके हमें काम करने की जरूरत है। मेरे इस छोटे से वक्तव्य में कोई गलत बात कही गई हो या कोई मेरी बात से सहमत ना हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदन। साधु साधु साधु। एक संघं संघं नमामि, नमामि गं संघं गं नमामि, नमामि, गं संघं नमामि। नमामि। सबको बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु। दुनिया की सेवा में सबका कभी मंगल हो, सबका मंगल सबका हो।